हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन सामान्य विज्ञान का मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर दोस्तों रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान सभी के यहां पर मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आ जाइएगा दोस्तों, वनपाल वन रक्षक पीटीटी भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ही और शानदार क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आइएगा, एग्जाम की दृष्टि से सुपर 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 होंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक बार सभी भाई बहन शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं क्लास देखने के बाद शेयर करता हूं या फिर करूंगी, तो भी आपका बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि शेयर जरूर करना है, भले पहले करो या फिर बाद में करो, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, इनमें से असुमेलित आपको बताना है। अब राइट आंसर की बात करनी है आपको। असुमेलित देखिए, आविष्कार और आविष्कारक, ठीक है ना। तो देखिएगा एलईडी, देखिएगा एलईडी का जो आविष्कारक हुए वो कौन हुए? निक होलोन्याक हुए। क्या सही है? देखिए दोस्तों, मशीन गन के आविष्कारक मार्टिन कूपर हुए। क्या सही है? जेट इंजन के आविष्कारक फ्रैंक व्हिटले हुए। क्या सही है? और गैस इंजन के आविष्कारक इसमें डेमलर का दे रखा है। क्या सही है? ये तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान है और बी ऑप्शन के साथ जाएंगे आप सभी, क्योंकि मार्टिन कूपर जो है ये आप सबको पता है कि सर ये जो है ना, ये तो अपने मोबाइल के आविष्कारक है। किसके? आपके दोस्तों हाथों में जो मोबाइल है ना, इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक मार्टिन कूपर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मशीन गन की बात करी जाए कि भाई मशीन गन के आविष्कारक कौन हुए थे, तो दोस्तों जेम्स पकल हुए थे। कौन? जेम्स पकल जो हुए थे ना, वो मशीन गन के आविष्कारक हुए थे। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कितनी सारी जानकारी होगी, 5 जगह की जानकारी होगी आपको। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन को लॉक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से बन गया तो। नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? गैलिक अम्ल या प्रिकिक अम्ल या फिर म्यूरिएटिक अम्ल या फिर क्लोरिक अम्ल। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? म्यूरिएटिक अम्ल। सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। यहाँ पर भी क्या सी ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किसका अंडा होता है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का, कंगारू का या कटिपुंज का या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर और भी काफ़ी जीके बन जाती है। यहाँ पर अपन अगर पढ़े तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का होता है। ए ऑप्शन आपने लॉक कर दिया है। अब मैं आपको दोस्तों एक एक करके बता दूं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो कटिपुंज है ना, कटिपुंज जो है अंड जरायुज स्तनी, ये क्या है? ये कटिपुंज क्या है? एक सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है मेरे दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि भाई कंगारू क्या है, तो दोस्तों कंगारू जो है ना, एक अंड जरायुज स्तनी है, ठीक है ना। कंगारू क्या है? एक अंड जरायुज स्तनी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो कटिपुंज की बात करें, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है मेरे दोस्तों। सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा अंडा देने वाले की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी की ही बात करें तो शुतुरमुर्ग है साहब। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्यारे दोस्तों ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पूरा पुनरावर्तन है ना, पुनरावर्तन सिद्धांत जो है ना, किसने प्रस्तुत किया था विज्ञान में? वीसमैन ने, मार्गन ने, अर्नस्ट हैकेल ने या फिर मूलर ने? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉक कर देंगे सी ऑप्शन को। अर्नस्ट हैकेल ने दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट है कि समय मापने वाला विज्ञान किसे कहते हैं? ये लो साहब, कितना आसान है कि समय मापने वाला विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करें कि भी मेमोग्राफी क्या होता है। दोस्तों मेमोग्राफी क्या होता है कि स्त्रियों में जो कैंसर होता है उससे संबंधित कुछ चिकित्सा विज्ञान होता है। क्या स्त्रियों में कुछ कैंसर होना, उसी के संबंध में कुछ चिकित्सा विज्ञान को ही अपन मेमोग्राफी कहते हैं। और होरोलॉजी की बात करें तो समय मापने वाला विज्ञान, समय मापने वाला विज्ञान हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वैसे, ठीक है। और अगर मोर्फोलॉजी की बात करें कि भी मोर्फोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों जो पृथ्वी पर प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है, और पौधों की संरचना जो होती है, इन सभी का विज्ञान कहलाता है मोर्फोलॉजी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल लॉक होगा आपका बी ऑप्शन। अच्छा सा क्वेश्चन था। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? देखिए दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है आपको। देखिए डेंगू बुखार रोग
वाहक द्वारा संचरित होता है? किस रोग वाहक द्वारा? तो आसान है, एनाफिलीज कल्सिफेसिस नहीं होगा, क्यूलेकस फटिगन नहीं होगा, मनसोनिया यूनिफॉर्मिस भी नहीं होगा, इजिप्ट हो जाएगा, एडिस इजिप्टाई हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था साहब। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये आपको बताना है। कितना आसान क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में, या 1975, या 1977, या 1983? देखिए दोस्तों, ये हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सर हम जानते हैं। तो ये सबसे पहले मनाया गया था 1973 में। दोस्तों सही है क्या? 1973 में, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, 1973 में 5 जून 1973 को सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत की जीवमंडल रिजर्व जो है ना, जिसको कहते हैं आप नंदा देवी, और ये यूनेस्को में भी शामिल है। उत्तराखंड में, सिक्किम में, या मेघालय, या फिर हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी दोस्तों ये कहाँ पर? उत्तराखंड में या सिक्किम में? बता दीजिएगा। उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से असुमेलित आपको बताने। देखिए दोस्तों, इनमें से असुमेलित आपको बताने। देखिए हिप्रोलॉजी, देखिए देख लीजिएगा, हिप्नोलॉजी है, ठीक है, ये हिप्नोलॉजी है। हिप्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, देखिए हिप्नोलॉजी, ठीक है। हिप्नोलॉजी की बात करें तो देखिएगा, ध्यान देना, नींद का अध्ययन इसमें दे रखा है हिप्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसमें फाइकोलॉजी का शैवालों का अध्ययन दे रखा है, और इसमें न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन दे रखा है। तो हाइड्रोपोनिक्स का इसमें अंकों का अध्ययन दे रखा है। जबकि राइट आंसर आपकी बात की जाए तो भाई डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि असुमेलित आपको पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत होगा। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है मेरे दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन का अध्ययन होता है। किसका? जल संवर्धन का अध्ययन होता है प्यारे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है साहब, ठीक है दोस्तों। ये अंकों का अध्ययन है ना, अंकों का, ये किस में होता है? अंकों का अध्ययन किस में होता है? तो दोस्तों न्यूमेरोलॉजी में होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हिप्नोलॉजी की बात करें, नींद का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी दोस्तों तंत्रिकाओं का अध्ययन, और हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो जल संवर्धन का अध्ययन, और अंकों का अध्ययन होता है न्यूमेरोलॉजी में, ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी की वे यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है? मतलब कि सब कुछ अमाप वगैरह है, घनत्व वगैरह, द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही कुछ दिखाई देता है, वो नक्षत्र कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। राइट आंसर अपन लॉक करेंगे प्यारे दोस्तों, ए और बी। कौन से को? 50-50 लाइफ लाइन। प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा कौन से को अपन लॉक करेंगे। क्या बोलेंगे सर? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शुक्र हो जाएगा। ओके साहब, शुक्र को अपन सही करेंगे। नंबर 11 क्वेश्चन है कि एम्फीबिया वर्ग का लक्षण क्या है? देखिए दोस्तों, एम्फीबिया जो वर्ग है ना, इसका लक्षण क्या है? सभी प्राणी उभयचर होते हैं, या फिर ये असमतापी होते हैं, या अव्यय दोनों होगा, या नोटोकर्ड उपस्थित होते हैं इसमें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं हूँ कि भाई जीके की तरह आपको कंफ्यूज कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी हो जाएगा राइट आंसर आपका सही, मतलब कि सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सभी प्राणी उभयचर होते हैं इसमें असमतापी भी होते हैं प्राणी। और दोस्तों श्वसन जो होता है ना, ये क्लोमो और त्वचा और फेफड़ों द्वारा लेते हैं। श्वसन किसके द्वारा लेते हैं? क्लोमो, त्वचा और फेफड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं। तो यहाँ पे भाई अपन सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न है, विषम जालिकता की खोज जो है ना किसने की थी? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? ई जे बटलर ने, जे एच ग्रेगी ने, ए एफ ब्लेकेली ने, या बी बी मुंडकर ने? दोस्तों विषम जालिका की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए एफ ब्लेकेली ने की थी। किसने? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, और इसको आपने सही कर दिया तो बिल्कुल सही बात है। चलो अगला, रेडियो और टेलीविजन में किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी विकिरणों का उपयोग किया जाता है? प्यारे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो राइट आंसर होगा ना, उसका आपको यह भी बताना होगा कि भाई इसका आविष्कार किसने किया था, है ना दोस्तों। पहले तो अपन
इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं कि रेडियो व टेलीविजन में किसका उपयोग लिया जाता है, दृश्य विकिरणों का, दीर्घ रेडियो तरंगों का, अवरक्त विकिरण का या फिर एक्स किरणों का। तो बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ। किसके साथ? बी ऑप्शन के साथ कि भाई दीर्घ रेडियो तरंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना कि दृश्य विकिरणों की खोज किसने की थी। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, न्यूटन ने खोज की थी। किसने? एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज बोले सर ये मार्कोनी ने की थी। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, किसने की थी? मार्कोनी ने की थी इसकी खोज। ठीक है सर। दोस्तों अवरक्त विकिरणों की बात करें, अवरक्त विकिरणों की, तो अवरक्त की अपन आगे बात करेंगे। और एक्स किरणों की बात करें तो दोस्तों किसने की थी? रोंजन ने की थी। ठीक है, किसने? रोंजन नाम से एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। तो अवरक्त की अपन आगे बात करते हैं। दृश्य विकिरण हो जाएगा न्यूटन, दीर्घ रेडियो हो जाएगा मार्कोनी और एक्स हो जाएगा रोंजन। न्यूटन, मार्कोनी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला जो है ना, ये स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला जो है ना स्थापित की गई बरौनी में, विशाखापट्टनम में, या फिर अपना हो जाएगा इसमें कि भाई डिगबोई में या फिर मुंबई में। राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सही जवाब आप सभी का हो जाएगा डिगबोई। दोस्तों क्या हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा राइट आंसर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर डिगबोई कहाँ पर है। तो दोस्तों ये डिगबोई असम में है। कहाँ पर है? डिगबोई असम है, जहाँ पर भारत की पहली तेल की परिष्करण शाला जो है स्थापित की गई थी। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? बता दीजिएगा आंसर। कितना देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है? टाल्क होगा या फिर हेलाइड होगा या स्फेलेराइड होगा या सिल्वाइड होगा। तो सही आंसर की बात करूँ ना तो राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन के साथ हेलाइड हो जाएगा। बोले सर हेलाइड क्या? हाँ जी हेलाइड हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि क्वेश्चन आने वाला था। राइट आंसर बता दीजिएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, रोंजन के बारे में बता दिया कि भाई एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? बोले सर ये की थी रोंजन ने। ठीक है सर। तो दोस्तों न्यूटन का मैंने अभी आपको बताया कि भाई न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन ने खोज की थी दोस्तों। किसकी की थी? दृश्य विकिरणों की खोज न्यूटन ने की थी। और मार्कोनी ने किसकी की थी प्यारे दोस्तों? मार्कोनी ने की थी दीर्घ रेडियो तरंग की। किसकी? दीर्घ रेडियो तरंगे की। ठीक है सर। तो अब आपका आंसर उभर के आ गया ना, बाहर आ गया कि भाई हर्शेल ने की थी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपको ध्यान रखना कि भाई हर्शेल ने इसकी खोज की थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका उपयोग अवरक्त विकिरणों का उपयोग दोस्तों किया जाता है फोटोग्राफी करने में किया जाता है। वैसे जो कोहरा होता है और कोहरे में फोटोग्राफी करने का उपयोग इसी अवरक्त विकिरणों से किया जाता है। और दोस्तों ये क्या होती है? एक ऊष्मीय विकिरण होती है, जिस वस्तु पर पड़ती है ना उसका ताप जो है बढ़ भी जाता है। ऊष्मीय विकिरण होती है, जिस पर भी पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है, वो अवरक्त किरणें होती है। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ओनिरोलॉजी दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा। हाँ राइट आंसर मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है, या स्वप्न का अध्ययन होता है, या जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मनुष्य के सौंदर्य का होगा क्या प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सौंदर्य की बात कर लूँ ना, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है केलोलॉजी में। किस में होता है? केलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। ध्यान रखियो मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ओनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन होता है। किसमें? ओनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन होता है। बी ऑप्शन सही होगा। जबकि केलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, स्वप्न का अध्ययन हो जाएगा ओनिरोलॉजी और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन हो जाएगा केलोलॉजी। ओके सर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस रंगीन होती है? इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आपसे? देखो निम्न में से कौन सी गैस जो है रंगीन होती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा लॉक आपका, क्लोरीन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ए ऑप्शन को सभी भाई बहन लॉक कर देंगे। निम्न में से कौन सी गैस रंगीन होती है? बोले सर क्लोरीन हो जाएगी।
अगला है कि किस व्यक्ति ने केंद्र की खोज की। यहाँ पर किस व्यक्ति ने है साहब, ठीक है, क्या है, किस व्यक्ति ने है, क्योंकि नया टाइप ना हो सका कोई बात नहीं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, किस व्यक्ति ने केंद्र की खोज की, जो केंद्रक होता है अपने शरीर में, और गैरीबाल्डी ने, जोसेफ मेजिनी ने, रॉबर्ट क्राउन ने, या विक्टर एमेन्युअल ने। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये केंद्रक जो होता है अपनी कोशिका का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। राइट आंसर जाएगा रॉबर्ट क्राउन के साथ। जो भी भैया मैंने सी ऑप्शन बता रहे हैं उनसे भी का राइट भी होगा। और दोस्तों, इस कोशिका, इस केंद्रक में एक है ना, एक धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में भी बिखरा हुआ पाया जाता है, ठीक है। और उससे जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, है ना। और क्रोमेटिन की खोज किसने की, अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भाई क्रोमेटिन की खोज किसने की, तो फ्लेमिंग ने खोज की थी दोस्तों। फ्लेमिंग ने खोज की किसकी दोस्तों, क्रोमेटिन की, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो बस। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो गलत ना करियो आप सभी, बहुत आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम एसीटेट। तो दोस्तों, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, मतलब कि NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन, इसी ऑप्शन को लॉक करने वाले आप सभी 21 का राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा, जल्दी बताइए कि धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई इसमें आज मिक्स कंटेंट है, किस किस का, विज्ञान का पूरा, है ना। तो सुपर से भी ऊपर जो क्लास हो रही है आपकी, उम्मीद ऐसी करूंगा आप सभी भाई बहन लाइक ज़रूर कर देंगे आज की क्लास को, है ना। और मेरी आदत यह भी नहीं है कि भाई सबसे पहले आप लाइक करके बताएं, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं है। अगर सही लगे तो लाइक कर देना, शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। तो धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है, बोले सर बी ऑप्शन, प्रकाश रासायनिक धूम्र बनता है। बी ऑप्शन को आप सब लॉक करने वाले हैं, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, बता दीजिएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, इसकी खोज किसने की, फिर मैं आपको बता दूं कि भाई कब की, फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि भाई इसका नाम किसने दिया, है ना। सारी जानकारी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने की, कैमिली गोल्ची ने, रॉबिन्सन ने, या फिर डी डुवे ने। चलो साहब बात करते हैं, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। ए ऑप्शन को आप सभी राइट करने वाले हैं। 1886 में इसकी खोज होती है मेरे दोस्तों, और इसका नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। किसने, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। क्या दिया था, नाम दिया था दोस्तों, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही है। अब यहाँ पर मैं आपको बी ऑप्शन की तरफ भी ले चलता हूँ। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था दोस्तों, गोल्जी कॉय की खोज की थी। गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी, गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी, इसी ने की थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रॉबिन्सन्स की बात करें मेरे दोस्तों, तो राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज किसने की थी, बोले सर ये रॉबिन्सन्स ने की थी, ठीक है। और दोस्तों डी डुवे की बात करें, तो इसने किसकी खोज की थी, इसने लाइसोसोम की खोज की थी। तो प्यारे दोस्तों, आपके ही जीव विज्ञान इसी में खत्म हो गई। देखिए, अल्टमैन ने 1886 में बेंडा नामक उसने नाम दिया था, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी की खोज की, रॉबिन्सन्स ने राइबोसोम की खोज की, डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। तो अच्छा सा क्वेश्चन है साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि सीमेंट व स्टोन मजदूरों में क्या होने की संभावना रहती है, मतलब कि कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है दोस्तों। इसमें फेफड़ों में क्या होता है, जाल लग जाते हैं, और जो है फेफड़ों को घायल कर देता है। ये वाला रोग जो होता है दोस्तों, वो रोग होता है ल्यूकेमिया नहीं होगा, अस्थि मज्जा नहीं होगा, एस्बेस्टोसिस नहीं होगा, साइटोसिलिकोसिस हो जाएगा। डी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। ये दोस्तों जो पत्थर का काम या फिर जो सीमेंट वाला काम वो करने वाले हर व्यक्ति को ये रोग लगभग होने की संभावना होती है, क्योंकि ये बिल्कुल डस्ट जो होती है वो जमती है, वो फेफड़ों को खराब करती है। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, बता दीजिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, लेंगर हैंस ने, फ्रेडरिक बेंटिंग ने, चार्ल्स बेस्ट ने, विलियम हार्वे ने। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी बात करें कि भी कब की गई थी, ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाता है आपसे। तो देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। बोले सर कब की थी दोस्तों, 1628 ईस्वी में की थी, ध्यान रखियो, है ना।
तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगर इसके बारे में बात करके भी रक्त परिसंचरण जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। एक तो हृदय होता है मेरे दोस्तों, एक धमनियाँ होती है, धमनियों को भी इसी में जोड़ा गया है, और दोस्तों शिराएँ भी होती है, और एक जो होता है वो होता है रुधिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे दोस्तों ये रक्त परिसंचरण से संबंधित है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है कि जो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है ना वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रासायनिक अभिक्रिया से, या न्यूक्लियर अभिक्रिया से, या आयनीय अभिक्रिया, या फिर जैविक अभिक्रिया? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, न्यूक्लियर अभिक्रिया हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म जो है ना किसे कहते हैं? मंगोलिज्म दोस्तों ये किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। मैंगोलिज्म दोस्तों किसे कहा जाता है? देखिए क्लेनीफेल्टर को, या पटाउ सिंड्रोम को, या फिर डाउन सिंड्रोम को, या हीमोफीलिया को? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो आपका होगा डाउन्स सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। दोस्तों इस रोग से अगर कोई ग्रसित हो जाते हैं ना तो दोस्तों उसकी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी हो जाती है, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, वो होता है डाउन्स सिंड्रोम। दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक कर देने वाले हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ये क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों बता देना है आपको 27 का, और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहाँ से नहीं उठाया जबकि बनाया है, और मतलब कि वहाँ से कहाँ से? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था वनपाल वन रक्षक एग्जाम, पिछले एग्जाम में 2013 था, उसमें पूछा गया था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है आखिर क्योंकि क्वथनांक जो होता है वो अधिक ताप पर होने लगता है, या क्वथनांक कम ताप पर होता है, या दाब स्थिर होता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि क्वथनांक जो है अधिक ताप पर होने लगता है, इसीलिए दोस्तों कुकर में खाना जल्दी पकता है। आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? देखिए दोस्तों जो कैल्सीफेरोल है ना ये किसका रासायनिक नाम है? कौन से दोस्तों? विटामिन ई का है, या फिर विटामिन के का है, या फिर विटामिन बी का, या विटामिन डी का? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है किसका है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है ये कैल्सीफेरोल। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों रिकेटस जो है ना इसकी कमी से होता है रोग, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि भी इसमें जो स्रोत होते हैं ना खाने वगैरह के, दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दूध होता है मेरे दोस्तों, इसमें अंडे भी होते हैं, ठीक है, और तेल वगैरह भी होता है दोस्तों, और मछलीकृत जो तेल होता है ना वो होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सूर्य वगैरह है, तो दोस्तों ये चीज़ें जो है विटामिन डी में आ जाती है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बता दीजिएगा राइट आंसर। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकलन, संयोजन, आसंजन, या फिर श्रृंखला बंधन? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसान है मेरे दोस्तों, जल्दी बता दीजिएगा। फिर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ें, बिल्कुल साहब राइट आंसर जाएगा आपका श्रृंखला बंधन में, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। जबकि देखिएगा तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। ओके सर। अगला है कि निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणें, या फिर बीटा किरणें, या फिर गामा किरणें, या फिर न्यूट्रॉन किरणें? देखिए दोस्तों निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बता दीजिएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। अल्फा किरणें की, या फिर बीटा किरणें की, या गामा किरणों की? दोस्तों सारी की सारी जानकारी अपन पढ़ चुके हैं। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले आप सभी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। गामा किरणें जो है इसकी वेदन क्षमता जो है ना सबसे अधिक है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसका आंसर आपको देना है, बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई हाँ सर इसका आंसर जो है ये होगा, है ना। तो देखिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में, या कलकत्ता में? दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हाँ हमें क्लास अच्छी लगी। और मैंने आपको एडवांस जानकारी भी बताई, जहाँ पर मुझे जानकारी थी, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने बताई, और इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है।
और आप सभी ने जितना सहयोग किया, लास्ट तक बने रहे, पूरा वॉच किया वीडियो को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।